सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स से एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 2, जो कि हमने टॉपिक किया था आरबीआई एक्ट 1934। तो उसमें जितना भी हमारा सिलेबस हुआ था वो सारा का सारा इस मॉक टेस्ट में कवर हो जाएगा। इसके बाद एक मॉक टेस्ट और आएगा और शायद उसके बाद एक मॉक टेस्ट और लेके आए आरबीआई के ऊपर, ताकि आपका जितना भी जो आरबीआई का सिलेबस है, जो टॉपिक है, वो कम्प्लीटली कवर हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके कोलीग्स जो भी जो सब स्टाफ टू क्लरिकल या फिर जो स्केल 1 की या स्केल 2 की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आरबीआई एक्ट का जो टॉपिक है वो सभी के लिए सेम है और हर बार इसमें से कुछ ना कुछ पक्का आता है। और अब की बार पूरे डिटेल में आपके पास कराया जा रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है। वैसे आज से पहले जब भी हमने वीडियो बनाई तो 15-20 मिनट से ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनती थी, लेकिन अब पूरा डिटेल में आपको कराया जा रहा है ताकि आपकी जो एग्ज़ाम हो उसमें कोई भी टॉपिक या कोई भी आपका जो क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। कब हुआ था? ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, सभी को पता है। एक्ट बना था 1934 में और हुआ कब था? 1935 में। अब 1935 का एक ही यहाँ पे आंसर है, जो ऑप्शन बी हमारे पास है, अप्रैल 1 1935। सेकंड है, विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 डील्स विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रिजर्व बैंक। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रिजर्व बैंक के लिए कौन सा सेक्शन है हमारे पास? सेक्शन 7, 17, 22 या फिर थर्ड। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी, सेक्शन थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, द हेड ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वाज इनिशियली इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। कि जो रिजर्व बैंक जो 1934 में एक्ट बना, 1935 में वो इस्टेब्लिश हुआ, तो उस वक्त इसका जो ऑफिस है, मेन ब्रांच जो है, वो कहाँ पर ओपन की गई थी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप जल्दी से दिल्ली मत लगा देना। आंसर इसका रहेगा कोलकाता, कि जो आरबीआई की फर्स्ट ब्रांच है वो कोलकाता के अंदर ओपन की गई थी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। तो आपको बताया था मैंने कि 3 डेट आपको याद रखनी है, 1934, 1935 और 1949। कि 1949 में क्या हुआ था? नेशनलाइज हो गया था बैंक। यानी कि 1934 में हमारे पास एक्ट बना, 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद फ्रीडम के बाद, इंडिया की फ्रीडम के बाद 1949 के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो नेशनलाइज हो गया था। नेक्स्ट है 5, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमने अभी भी किया था, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी, संजय मल्होत्रा। उसके बाद नेक्स्ट है 6, अंडर सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 द रिजर्व बैंक हैज द सोल राइट टू इशू व्हाट। कि सेक्शन 22 जो है आरबीआई एक्ट 1934 का, उसके अंदर आरबीआई को पावर दी गई है, एक सोल राइट दिया गया कि ये जो चीज़ है वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू कर सकता है। तो वो क्या है? ट्रेजरी बिल्स, बैंक नोट्स, कॉइन्स या फिर बॉन्ड। तो आंसर आप सभी को पता है, आंसर क्या आएगा? बी, बैंक नोट्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 7। अब अगर आप ये वीडियो मिस्टर मिसेज मेलवान पे देख रहे हैं तो आपको बता दें कि अब से पहले के जितने भी हमने 3-4 साल से जो तैयारी कराई है वो सभी वीडियो इस पे हैं। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, मॉक टेस्ट भी इस पे है। लेकिन अब से हमारी जो वीडियोस है वो कंप्लीट वीडियोस आपको मिलेगी। जो हमारा नया चैनल जो पूरा डेडिकेट रहेगा स्टडी के लिए, जो मेलवान स्टडी के नाम से है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी, जिसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और साथ में आप सर्च कर भी चैनल को फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आप पहली बार चैनल पे जाओगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो नेक्स्ट है हमारे पास 7, द जर्नल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक अफेयर्स आर एंट्रस्टेड टू हुम एज पर द आरबीआई एक्ट। यानी कि जो डायरेक्शन से दी जा सकती है किसको?
आरबीआई को वो किसके द्वारा दी जा सकती है, और आरबीआई के कौन से एक्ट में, यानी कि है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो 7 का हमारे पास क्या आ जाएगा, सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब हमने आरबीआई एक्ट किया था तो सेंट्रल बोर्ड का बार बार जिक्र इसमें आया था। नेक्स्ट है 8 हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेप्यूटी गवर्नर्स दैट कैन बी अपॉइंटेड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर द एक्ट, यानी कि मैक्सिमम कितने डिप्टी गवर्नर जो अपॉइंट किए जा सकते हैं आरबीआई के अंदर, आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। ऑप्शन हमारे पास है 2, 3, 4 या फिर 5। तो ये हमने पढ़ा था, क्या आ जाएगा 4। उसके बाद 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर द एक्ट, इनमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बैंकर टू द गवर्नमेंट, डायरेक्ट लैंडिंग टू इंडिविजुअल्स फॉर पर्सनल कंजप्शन, या फिर रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, आपको बताया मैंने कि अगर आपको आंसर नहीं पता होता है तो कम से कम आपको ये चेकआउट कर लेना कि आंसर कौन सा नहीं हो सकता। मान लो 4 ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपने ये भी पता कर लिया कि इन 2 में से मान लो ए और बी में से आंसर नहीं होगा, तो अब आपके पास तुक्का लगाने के लिए 2 ऑप्शन बचा है, सी और डी। ठीक है, तो उसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% होगी कि हाँ भाई या तो ठीक होगा या गलत होगा, दोनों में से 50-50% हो जाती है। तो आप इसमें आप देखोगे कि जैसे फर्स्ट हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अब आपको पता है कि ये तो काम है ही है। दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, दूसरा भी काम है। तीसरा डायरेक्ट लैंडिंग टू इंडिविजुअल फॉर पर्सनल कंजप्शन, मान लो इसका हमें नहीं पता। और डी रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ये भी है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, सी, यानी कि आरबीआई डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कर सकता इंडिविजुअल और पर्सन फॉर पर्सनल कंजप्शन। तो 9 का सी हमारे पास आ जाएगा कि ये काम जो आरबीआई का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है 10, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रन्स फ्रॉम। अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक हो गए, शेड्यूल्ड बैंक हो गए, कुछ भी हो गया, ये जितनी भी फर्म है सभी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब होता है, अप्रैल 1 से मार्च 31 तक। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है वो बी नहीं होगा, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, जुलाई 1 टू जून 30। जो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जुलाई में स्टार्ट होता है और जून में ख़त्म होता है, यानी कि आने वाली जो जुलाई है, जुलाई की 1 तारीख से शुरू होके नेक्स्ट ईयर जून 30 को वो ख़त्म होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका फाइनेंशियल ईयर, जो बाकी सभी जो सारी इंडिया की जितने भी फर्म्स हो गई या बैंक हो गए, उनके फाइनेंशियल ईयर से अलग होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 आउटलाइंस द बिजनेस विच द बैंक में ट्रांजैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड, यानी कि सेक्शन 17 में हमें बताया गया है कि कौन कौन से बिजनेस जो आरबीआई एक्ट के अंदर किए जा सकते हैं बैंक के द्वारा, और उनमें से तो वही पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से अलो किए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास engaging in trade and commerce directly, granting loans to individuals for housing, accepting deposits from and making advance to banks, owning and managing commercial business। तो 11 का हमारे पास क्या जाएगा, सी, accepting deposits from and making advances to banks, ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 12, what is the primary objective of the monetary policy framework ऑपरेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो कौन सा है देखिए, मैक्सिमाइज गवर्नमेंट रेवेन्यू, प्रमोटिंग कंपटीशन अमंग कमर्शियल बैंक्स, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, या फिर इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का बोला गया है, वैसे तो लगभग सारी अगर आप देखो लगभग सारे ही बन जाते हैं, लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमने प्रीएम्बल में, आरबीआई के प्रीएम्बल में पढ़ा था। तो वो क्या है, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ।
यानी कि ग्रोथ भी होती रहे और साथ में जो यानी कि जो मनी का कंट्रोल है, क्रेडिट कंट्रोल है, वो भी मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है 13, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द बैंकर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकर माना जाता है, तो किसका बैंकर है वो, एज ए बैंकर किसके लिए काम करता है? ओनली कॉमर्शियल बैंक्स, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सी, बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट की, दोनों के लिए एज ए बैंकर काम करता है। नेक्स्ट है 14 हमारे पास, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमांडिंग द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रेपो रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। यानी कि वो कौन सा पर्सन है, कौन सी बॉडी है, कौन सी फर्म है या बोर्ड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है रिकमेंड करने के लिए किसके पॉलिसी इंटरेस्ट रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, या फिर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसका काम होता है वो रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट है 15, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन एडिशन टू द आरबीआई एक्ट 1934। तो देखिए कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, इनकम टैक्स एक्ट, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो 15 का हमारे पास क्या हो जाएगा? बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यानी कि आरबीआई का जो अपना काम है वो तो करती है, साथ में इसका काम होता है फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करना। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी इसके अंडर आ जाता है। नेक्स्ट है 16, विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 डील्स विद द एसेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट। इशू डिपार्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, उसके एसेट्स के बारे में पढ़ा था, लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो कौन सा सेक्शन है जो कि इसके एसेट्स के साथ डील करता है? सेक्शन 33, 24, 30 या फिर 36। तो ऑप्शन आंसर हमारे पास हो जाएगा 16 का ए, सेक्शन 33। और 15 क्वेश्चन हमारे पास ये मॉक टेस्ट के हैं। जितना भी आपका स्कोर बनता है वो भी आप